रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पिछले क्लास में जो कुछ भी डिस्कस हुआ था उसमें मेनली यही था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आखिर रिफ्रैक्शन होने का क्या कारण है। अब उसके बाद आया कि कारण तो हम लोग जाने कि स्पीड ऑफ लाइट ही कारण होता है ना, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ही क्या होता है, उसका कारण होता है। अब बात आया कि वाई चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज अ रीजन, यानी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों रीजन है बदलने का या रिफ्रैक्शन होने का। ये भी बता दिए थे आपको, डायग्राम से समझा दिए थे कि जो लाइट रेस वेव पार्टिकल्स माना गया, लाइट को पूरा क्या माना गया, वेव। लाइट को जब वेव माना गया तो उसका एक छोर पहले टच हो जाता है, इसीलिए वो पहले बेंड कर जाता है, ठीक है। और दूसरा छोर लेट से आता है, लेट से टच करेगा, लेट से बेंड होगा, इसी वजह से वहां पर बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ, यही बात लगे। तो आपको कल इस तरह का डायग्राम दिखाया था, ध्यान समझने की कोशिश करिए। दिस इज ग्लास स्लैब, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। यहाँ से लाइट आया था ऐसे, ये आपका हो गया क्या, नॉर्मल। एक्चुअली में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इधर की ओर बेंड किया और फिर बाहर की ओर निकला, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। देखिए इसके और इसके बीच का जो दूरी है ना, इसके और इसके बीच का जो दूरी है, मतलब एक्चुअल में उसको जहाँ जाना चाहिए था और एक्चुअल में जहाँ वो जा रहा है, इस दूरी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड द रिफ्रैक्टेड पाथ, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ, मतलब एक्चुअल हमारा अभी है क्या, ये है ना, और द रे शुड गो थ्रू द विदाउट डिफ्लेक्शन, है ना, मतलब कि बिना डिफ्लेक्शन या बिना रिफ्रैक्शन के जिधर से रे जाना चाहिए था वो, और जिधर से एक्चुअल में अभी जा रहा है वो, उनके बीच की दूरी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो गया बॉडी, मीन्स रे यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेस, अपने जगह को क्या कर लिया, चेंज। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस दूरी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको कल बताए थे कि दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, फिर ये क्या है, एयर, ठीक है। रेयरर, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, फिर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर, वो अभी बताएंगे। यहां तक बात समझ में आ रहा, ये आपको पूरा था रिफ्रैक्शन का कहानी। अब बात आता है कि भाई साहब, आपको हम कल बताए थे कि लाइट के पीछे, लाइट जब आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब अपने जगह से बेंड हो जा रहा है, उसके पीछे का कारण था कि लाइट को हम लोग वेव थ्योरी मानकर आगे बढ़ाए थे। और रिफ्रैक्शन तभी होगा जब किसी एंगल पर आकर पड़ेगा। देखिए ये एंगल बनाकर आया था ना, ये जो है ये कुछ एंगल बनाकर आया, बस समझ में आ रहा, ये एंगल बनाकर इसके साथ आया, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं कि लाइट कैसे पड़ना चाहिए, ऑब्लिकली, है ना, लाइट कैसे फॉल करना चाहिए, ऑब्लिकली, तभी रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी भैया काहे होता है। इसका मतलब अगर सीधा पड़ जाए, ये एंगल हम लोग मेजर करते हैं यहाँ से ना, ये एंगल हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल जो जीरो कब होगा, जब ये वाला लाइट ऐसे आ जाए, है ना, और एंगल कब बढ़ते हुए जाएगा, जब ये लाइट ऐसे हो जाएगा, यानी जब एंगल हो जाए जीरो, एंगल क्या हो जाए, जीरो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करता है, कैसे, परपेंडिकुलरली फॉल करता है, या हम कहते हैं कि नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाकर आता है लाइट,
तब वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। कल वाला सीन को थोड़ा क्रिएट करते हैं और मान लेते हैं कि ये पूरा लाइट रेज बंडल आ रहा है और ये इस तरह से ऐसे आया, ठीक है। अगर हम एक रे को कंसीडर, एक वेव को कंसीडर करते हैं तो ये वाला, इस पूरे वेव का ये वाला पोर्शन जब यहाँ पर टकराएगा तभी ये वाला भी यही टकरा जाएगा। मतलब दोनों वेव का छोर, एक ये और एक ये, एक ही साथ कहाँ पर आ रहा है, इस ग्लास पे आ रहा है, और जिसकी वजह से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। आप इसका प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, कोई ग्लास स्लैब ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, है ना, उसमें लाइट टॉर्च मार के देखिए, वो सीधा चला जाए, लेकिन एकदम सीधा मारना पड़ेगा। अगर एंगल से मारिएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, हल्का सा बेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका एप्लीकेशन अभी आपको हम तुरंत बताएंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। सवाल आ सकता है क्या, when there will be no refraction of light, what are the condition where no refraction of light takes place? तो आपको क्या देखना पड़ेगा वहां, when the light falls perpendicularly, है ना, perpendicularly on the surface, ये लिख सकते हैं। सरफेस पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या, ये आपका हो गया सरफेस और इस पर कितना हुआ 90 डिग्री, तो ये हो गया when light falls perpendicularly on the surface then there will be no refraction of light। या आप कह सकते हैं when the light rays makes zero angle with the normal then also there will be no refraction of light। बस समझ में आ रहा? तो ये सवाल आ सकता है और इसको आप लोग समझ लिए बढ़िया से। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे का कहानी कैसे करना है आपको क्लियर। देखिए अब ये जो रिफ्रैक्शन है ना, इसका इफेक्ट क्या 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 आपको देखने के लिए मिलता है रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। मतलब ये जो आप लोग अभी पढ़े हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट हो जाता है बेंड, उसके वजह से क्या क्या आपको चीज जो अलग दिखता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है मगर वैसा दिखता है, ठीक है। पहला कारण है, जब भी हम लोग किसी भी पेंसिल को ऑब्लिकली हेल्ड करेंगे किसी भी वाटर में, सब लोग किया होगा, है ना, तो आपको वो स्टिक थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, ऊपर की ओर दिखाई, है ना। जैसे ये पानी है, पानी में हम इसको डालें ऐसे, ये मान लीजिए वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर का सरफेस है, हम इसको इस तरह से डालें इसे, है ना। अब इसको उधर से देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर है लेकिन आपको दिखेगा ऐसे हल्का सा उठा हुआ ऊपर की ओर दिखेगा, दिखता, ये है रिफ्लेक्शन का इफेक्ट। क्या है रिफ्लेक्शन का इफेक्ट, है ना। इसको समझाएंगे कैसे होता है, बताएंगे। उसका क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है दोनों। अगर नीचे बॉडी में वाटर में कुछ नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा। डायरेक्ट सरफेस पे देखिए, वाटर सरफेस, वो वाटर पे डिपेंड करता है, वाटर का इम्प्योरिटीज कितना है, प्योरिटीज कितना है। लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट आ कैसे रहा है ना, लाइट का डायरेक्शन की वजह से। चलिए आगे देखिए, देखिए अब देखिए कोई भी वाटर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब डालते हैं, जैसे मान लीजिए एगो सिक्का लिए हम मग में डाल दिए, ठीक है, मग में वो सिक्का लेकर डाल दिए। अब सिक्का को जब आप ऊपर से ऐसे देखिएगा तो लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जब हथवा डाल के निकालने जाइएगा, है ना, जब आप हाथ डाल के उसको निकालने जाइएगा तो हल्का सा ऐसा लगेगा कि अरे भाई जितना लग रहा था उससे और थोड़ा सा नीचे है, ऐसा लगता है। या फिर गहराई में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी पानी, साफ पानी है तालाब वाला में, स्विमिंग पूल में, तो आप उसकी गहराई को जब देखिएगा तो ऊपर से जब देखेंगे लगेगा कम गहरा है,
लेकिन जब आप एक्चुअल में घुसते हो उसमें तो ज्यादा गहरा दिखता है। ये आपको जो ऊपर दिख रहा है उसका सरफेस नीचे वाला, ऊपर की ओर जो दिख रहा है ना उसके पीछे का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका डायग्राम बना के अभी समझाएंगे। तीसरा वही है कि जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है ना, कोई ग्लास के ऊपर नीचे कोई एक पेपर रख दीजिए उसमें कुछ लेटर लिखकर, ठीक है। लेटर मतलब वो लेटर नहीं लिख देना, एक कोई अक्षर ABCD, ठीक है, उसको लिख कर उसके ऊपर रख दीजिए ग्लास, वो थोड़ा सा आपको देखिएगा उठा हुआ दिखेगा, दिखता है? ऐसा तो सब लोग किया हुआ है ना। हल्का से वो आपको लगेगा लेटर उठा हुआ है, देखे हो ना जी। तो जीवन कुछ किए हो कि नहीं किए हो? खाया पिया है, खाली खाया पिया सोया, ये सब है ना, ये सब भी काम करना चाहिए। जैसे मोहित का मिठाई है, बाहर से देखेगा लगेगा बड़ा बड़ा रसगुल्ला। 12 से 15 वाला दिखेगा, अंदर से कितना वाला है? 10 वाला, है ना जी। ऐसा ही कुछ होता है, नहीं होता है? समझ आ गए? तो ग्लास जो है, ग्लास से देख रहे हैं क्या हो रहा है? ग्लास से लाइट जा रहा होगा, लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो वहां पे हो गया रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो उसके वजह से वहां पर आपको वो लेटर्स जो नीचे ग्लास के अंदर लिखा हुआ है वो बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, मतलब हल्का सा बिगर दिखेगा एक्चुअल साइज से। ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए, नींबू ले लीजिए, क्या ले लीजिए? नींबू। और उसको काट के शरबत नहीं बनाना, नींबू को क्या करना है? पानी में डाल देना है। ग्लास का अगर बढ़िया शीशा वाला ग्लास का ये हो, ग्लास हो, उसमें करिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, स्टील वाला में नहीं, ठीक है। अब उसमें ग्लास में पानी भर दीजिए साफ सुथरा एकदम, उसमें वो नींबू डाल दीजिए, ठीक है, 2-4 को डाल दीजिए, बड़ा ग्लास हो तो उसको देखिएगा जब नीचे रहेगा ना तो थोड़ा सा एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको नींबू। रसगुल्ला वाला कहानी है। रसगुल्ला जब शीरा में रहता है, जो उसका चाशनी रहता है, तो रसगुल्ला बड़ा बड़ा दिखता है ना जी। अब बाहर निकालेगा छोटा हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो वैसा ही कुछ नींबू के साथ भी हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारा लिए एक फायदेमंद, तो अपना ग्लास को जो है बाहर वाला ग्लास वाला मोटा लगाओ, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना बड़ा बड़ा दिखेगा, रोडे से देख लेगा अच्छा रसगुल्ला है। है ना जी। हम मान लो उधर से सोच रहा होगा लेने का, बोलेगा यहीं से ले लेते हैं। सस्ता भी बड़ा भी दे रहा है। चलिए। हाँ, देखिए उसके बाद आप लोग कहानी सुने होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन से रटते हुए आ रहे हैं LKG से। तो उस जो ट्विंकलिंग होता है स्टार का, उसके पीछे का कारण भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है आपको, है ना, उसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? वो वही होता है, उसी टाइप से है, बताएंगे। अब पहला वाला एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला वाला एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान समझना। देखिए ये हो गया वाटर का लेवल, है ना। पानी कौन कलर से बना है? ब्लू से ना जी। क्या तो ब्लू है ना।
देखिए समझिए, दिस इज वाटर, ठीक है, एंड दिस इज वाटर लेवल, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए वो हम पेंसिल लेके आए, क्या लेके आए, पेंसिल से तो अब लिखना नहीं है, तो कम से कम यही सब काम करना है उससे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये पेंसिल लेके आए, इसमें डाल दिए, ठीक है, आधा पेंसिल ऊपर पानी के, आधा पेंसिल पानी के नीचे, तो पानी में पेंसिल तो टेढ़ा नहीं ना होगा, तो पेंसिल को सीधे बनाना, पेंसिल को कैसे बना देना है, सीधा, कहा है कि भैया पेंसिल में कुछ होने वाला नहीं, ठीक है, पेंसिल ऐसा ही रहता है, बढ़िया से छिला हुआ है। अब देखिए इधर यहाँ से बंद कर देते हैं, चलो ये हो गया पेंसिल, ठीक है, रबड़ वबड़ के साथ 10 रुपया। अब यहाँ देखिए, अब इस पेंसिल को जब आप यहाँ से खड़ा होकर देखिएगा, ठीक है, तो कुछ कैसा दिखेगा, ध्यान समझिए, दिखेगा कैसा वो समझना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आंख हो गया, क्या हो गया, आइस, ब्लू आइज नहीं, रेड आइज, ठीक है, नहीं तो हिप्नोटाइज कर देगा, यहाँ समझिए। अब देखिए हमको कैसे कोई भी चीज दिखता है, हमको कोई भी चीज कैसे दिखता है, जब कोई चीज से लाइट हमारे आंख में पड़ता है तब दिखता है, ये बात तो गधा भी जान गया होगा अब तक। ऐसा सब उसी कांच में एक दिन मारे उड़ाते, यहाँ देखो, यानी कोई भी चीज हमको तब दिखता है जब वहां से लाइट रेस, हाँ, तो ये हो गया, देखिए ये हो गया लाइट रेस, ये क्या हो गया, लाइट रेस, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा क्योंकि इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, तो ये लाइट कहाँ से आपके आंख में जा रहा है, आप पेंसिल को ना देख रहे हैं, तो पेंसिले से निकल कर लाइट जा रहा होगा आपके आई में, लेकिन देखिए होता क्या है, समझिए इस बात। अब देखिए ये लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर, बहुत ध्यान से एक एक बात का करना है। ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, एक एक चीज समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर, तो टुवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, नॉर्मल कितने है, एने, लाइट किधर की ओर बेंड करेगा, इधर की कि उधर की, एक्चुअल का पाथ इधर है, ये है एक्चुअल पाथ, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका एक्चुअल, हम इसको देख रहे हैं, ये एक्चुअल पाथ है आपको, समझ में आ रहा, देखिए तो, लेकिन लाइट जो है वो क्या कर जाएगा, यहां से जा रहा है तो डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर, जब डेंसर से रेयरर लाइट जाता है तो कहाँ की ओर बेंड कर जाता है, अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल मतलब नीचे की ओर बेंड कर जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहां से ये ऐसे आया, ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा, तो लाइट यहां से निकला, देखो जो ध्यान समझिएगा, यहाँ जाइए समझो, इधर समझो, है गधा सब यहाँ से, हाँ हम समझ गए क्या कहना चाह रहे, यहाँ समझो, यहाँ से लाइट तो सीधा गया, बाहर की ओर से देखना है कि अवे द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल, अंदर में नहीं देखना है, ये देखिए एक्चुअल में इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, हा? ये देखिए ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से अवे हुआ कि नहीं हुआ, यानी दूसरे मीडियम में आपको देखना है ना, मीडियम वन ये मीडियम क्या है वन, और ये क्या हुआ मीडियम टू, इस इधर के लिए, इस सिस्टम के लिए ये मीडियम वन और ये मीडियम
टू, तो मीडियम टू में ना वेदर नॉर्मल होगा। लाइट यहाँ से निकला, ऐसे गया, ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से दूर गया कि नहीं गया, इसमें भी नॉर्मल से दूर गया कि नहीं गया। ये बात समझ में आ रहा कि लाइट यहाँ से निकला, अवे द नॉर्मल गया, लाइट यहाँ से निकला और अवे द नॉर्मल चला गया, क्योंकि लाइट अपना रूल फॉलो करेगा ही करेगा, वो कभी छोड़ने वाला नहीं। देख, लेकिन एक्चुअली में ये जो सर ये लाइट है, लाइट हम लोग पढ़े हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, वो कभी बेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक्चुअली में आपको ये वाला पोजीशन यहाँ से हल्का सा अप्रेस्ड दिखेगा, ऐसे, मतलब ये चीज यहाँ आकर मिलेगा। क्या चीज, किसमें, हाँ, लेकिन आप जब देखेंगे एक्चुअली में उसको लाइट को, तो आपको कैसा दिखेगा। बुक है तुम लोग के पास, बुक में देखो, यहाँ पे करवा मेरा बोल, बुक में देखो समझाते, देखिए स्टिक डालें, स्टिक तो सीधा रहेगा भाई साहब, देख रहा। अब देखिए, जो स्टिक का कॉर्नर है पानी के अंदर, वहां से लाइट रेज निकला, यहां पर गया, अब नॉर्मल डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर, तो अबे तो नॉर्मल हुआ, इधर की ओर हल्का मुड़ा और वहां से कहा चला गया, आंख में। अब देखिए, लेकिन हम लोग जब लाइट को देखते हैं तो लाइट हमेशा हमको कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल, कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें तो बेंड कर रहा है, लेकिन जब आप अपने आंख से देखेंगे ना, तो आप हमेशा आंख से क्या देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में ही लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आंख टेढ़ा मेढ़ा लाइट को देख ही नहीं सकता। ठीक है, तो भाई साहब जब आप यहाँ आंख लगा के देख रहे हैं, तो लाइट जो है एक्चुअली में आपको दिखेगा कहाँ, यहाँ से आते हुए, देखिए जहाँ पर डॉटेड लाइन जाकर मिल रहा है वहां पे दिख रहा है। अब देखिए, जब यहाँ पर दोनों लाइट मिल रहा है, तो इमेज यही बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। ये जो चीज है, जो पानी के अंदर था स्टिक, वो आपको हल्का सा ऊपर की ओर दिखने लगेगा। बात समझ में आ रहा। अगर बताइए यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन इन द सेंस कौन सा, ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, ध्यान समझिएगा, ये रिफ्रैक्शन, इसमें बड़ी होच पोच हो गया ना जी, समझ में आ गया ना। देखिए, अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, ध्यान समझिएगा, ये अगर सीधा जाता, अगर ये लाइट ऐसे निकलता, ऐसे ही सीधे चल जाता, तो आपको ये ऊपर दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। यानी ऊपर ये जब दिख रहा है, ऊपर जब ये दिख रहा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन ही हुआ। बात समझ में आ रहा, इसमें किसी को डाउट है, यानी रिफ्रैक्शन इज द काउज फॉर रेजिंग द पेंसिल्स, है ना, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन टुवर्ड्स अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर आपको जो दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है, और कॉज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आ सकता है एग्जाम में, है ना, बोलेगा रे डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन करिए कि क्यों पेंसिल जब ऑब्लिकली प्लेस किया जाता है वाटर में तो रेज दिखता है। 3 नंबर, कितना नंबर में, 3 नंबर। बात समझना, हाँ, बना के कहानी लिखना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हो दे सकता है बोर्ड का एग्जाम, आपको हर चीज समझ के जाना पड़ेगा। नीचे उसके डायग्राम देखिए, देखिए एक्चुअल में जो ये तो आपको दिखाया गया कि ऐसा होता है, एक्चुअल में पिक्चर यहाँ पर देखिए, नीचे ग्लास को पेंसिल डाला गया है, बच्चा है वो मछ देख रहे हैं बच्चा, दोपहरिया में मछली पकड़ रहा है ना जी, हाफ चड्डी पहन वो भी फिजिक्स पढ़ के गया होगा, देख रहा होगा कि सही पढ़े कि गलत पढ़े, प्रैक्टिकल कर रहा, समझ में आ रहा है।
तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसी चीज को पता आपको लिखना पड़ेगा सजा के। ये जितना कहानी हम आपको समझाए हैं इसको 4 से 5 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको नोट्स जो दिए हैं है ना, अपलोड भी कर देंगे। उस नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, मतलब जितना लिखना उतने लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें एक पेज की कहानी है, एक पेज की कहानी आपको नहीं लिखना है, कामे भर लिखना है। तो काम भर आप नोट से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? लिखने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आंख इधर है ना, इधर रहेगा तो नहीं दिखेगा। हम ऊपर जैसे बचवा क्या कर रहा है, डंडा डाल के ऊपर से देख रहा है ना जी, यहीं बैठ गया है, यहाँ तो देख रहा है, इधर डंडा डाल दिया, क्या कर रहा है, इधर नहीं दिखेगा तो वो टेढ़े दिखेगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है? आपको किसी भी एंगल से आप बैठ कर देखिए, पानी में अगर स्टिक ऑब्लिकली डाला हुआ है तो आपको बेंट दिखेगा ही, देखिए, है ना। मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे स्टिक डाल कर बैठे हुए, उन्हें से कोई और देख रहा है, उसको भी तो दिखेगा टेढ़ा, तब नहीं दिखेगा। पानी के अंदर घुस के देखिएगा तब नहीं दिखेगा टेढ़ा। हाँ तब भी हाँ, पानी में घुस के बाहर देख रहा है तो भी टेढ़ा दिखेगा, ऊपर रह के पानी में देख रहे हैं तो भी, पानी में घुस के उसी को देख रहे हैं तब टेढ़ा नहीं, क्योंकि मीडियम तो सेम हो जा रहा है ना। मीडियम चेंज हुआ नहीं हुआ, और जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। उसी तरह क्वाइन का भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, क्वाइन का। पैसा डाल देंगे कहाँ, है ना जी, तो थोड़ा सा दिखेगा ऊपर, लेकिन हथवा जब डालेंगे तो हो जाएगा नीचे। समझ में आ रहा? सेम डायग्राम भी सेम, सब कुछ सेम। इसी तरह से आपका जो स्विमिंग पूल है धोखा हो जाता है, स्विमिंग पूल में क्या हो जाता है, तो वो कैसे हो जाता है, आप सोच के जाइए कि ये तो एकदम मेरा यहीं तक पानी है है ना जी, उसमें तो हम खड़ा हो जाएंगे तो मेरा पैर में नहीं डूबेगा, अब पता चला गए साइड से घुस गए है ना जी। तो स्विमिंग पूल में भी धोखा हो जाता है, किसके वजह से, रिफ्लेक्शन है ना जी। तो सही बाबूराव भी पढ़ा था लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। वो जानता था कि हमको बेटा दिख रहा है कम गहरा, लेकिन हम डूब जाएंगे, तो वो रस्सी बाल्टी लेके आता है ना जी, अब बाहरे नहाता आराम से, और उसके बाद देखता है कि पैसा मेरा डबल हुआ कि नहीं हुआ चलिए ये बात समझ में आ रहा है। तो सारा केस में वही चीज है ना, चाहे क्वाइन वाला हो, चाहे स्टिक वाला हो, चाहे स्विमिंग पूल का गहराई हो, या तो क्वाइन रख दीजिए उसका केस हो, सब में देखना मामला एक ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ, कोई भी दे देगा इसमें से एक, आप में डायग्राम बस बना देना है, कहानी तो सबका सेम है, कहानी सबका सेम है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। चलिए, तो ये जब आपको क्लियर हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसी में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कहा है कि इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो समझ में आता नहीं जल्दी, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ तो कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े।
जी एडवांस का रिजल्ट आया है ना जी, लड़का लोग मार टॉप किया है एकदम। नहीं नहीं, लड़के लोग पिछले बार थी। लड़के लोग थोड़ा इसमें कम जाते हैं ना, इंजीनियरिंग वाला फील्ड में, मेडिकल वाला में करती है। तो आप लोग भी जो है आई आई टी निकाल ना, आई टी में जाइएगा, मजा लीजिएगा। नहीं नहीं तो फिर यहाँ पढ़िएगा तो वही लड़के लोग एस एस एल एन टी में, और धनबाद, और इसमें लड़का लोग पी के, नहीं कॉलेज का बात कर रहे हैं। लड़का लोग पी के रहा, और लड़की लोग एस एस एल एन टी। साल में एक दिन जाना है, पैसा देके चला, और दिन भर घर में रहिएगा, गालियाँ सुनिएगा, है ना। और वहां चल जाइएगा तो पूरा जीवन मजे मजा, दिन में सूत रहे, रात में घूम रहे। वहां थोड़े कोई बोलने वाला है, 8 बज गया चलो घर में, घूमो ना यार, कितना तुम घूम सकते, घूमो। तो घूमता ही रहता बाहर, भोरे तक घूमेगा, फिर आगे सूत जाएगा, फिर उठ के फिर घूमने, खाली घूमो सूत तो दूसरे काम में रहेगा। परीक्षा के 2 दिन पहले बस। अब पहले से तुम आईआईटी में हुई हो, तुम्हारा ऊपर टैग लगाई हुआ है आईआईटी का, आईआईटी टैग लग गया ना, कहानी मस्त, जीवन चलते जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिए कि 5 मिनट पढ़ के आईआईटी में चलना है तो नहीं ना। चलिए आगे कहानी स्टार्ट करें। अब इसी के आगे लिख देते हैं लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान समझिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन का भी लॉज था, ठीक है। रिफ्लेक्शन का लॉज कल भी एक बार बताए थे, आज भी एक बार बता देते हैं। क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अरे रिफ्लेक्शन का बता रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप अब पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन, यहाँ का भी लॉस है ना। मतलब जब रिफ्रैक्शन होगा तो भैया नियम कानून के साथ होगा, ऐसे नहीं कि जैसे मन किया उधर घूम गए, पता चला घूमना था टुवर्ड द नॉर्मल, घूम गए अवेदन, अपने मन से नहीं होगा, नियम कानून का पालन होगा। तो नियम कानून मतलब हो गया लॉस, है ना जी, किस चीज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो पहला लॉ देखते हैं क्या है। तो भैया पहला लॉ बोलता है, वही लॉ, पहला लॉ यहाँ पर है जो वहां पर क्या था, दूसरा लॉ था। जो लॉ वहां पर कौन सा लॉ था, सेकेंड लॉ था, किसमें, रिफ्लेक्शन में, वो लॉ यहाँ पर पहला हो गया, ठीक है। तो ये तो बच्चा वाला बात हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे, ऑल लाइन इन द सेम, समझ में आ रहा है। तो जो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पर लाइट इंसिडेंस करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे समझिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए ये आपका ग्लास का स्लैब हो गया, ठीक है, और इनमें से लाइट हंसते हुए आया, और ये हो गया नॉर्मल, और ये जाना था तो ऐसे, लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया, यहाँ जाना था ऐसे, लेकिन अवे तो नॉर्मल बेंड किया, ठीक है। देखिए ये, अब आपको देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पर लाइट क्या कर रहा है, इंसिडेंस कर रहा है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही है क्या लॉ, क्या है लॉ।
कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आइए दूसरका वाला लॉ बहुत तगड़ा लॉ, यही लॉ आपको इसी का इस्तेमाल होगा अभी न्यूमेरिकल में। ठीक है, दूसरा लॉ बहुत ध्यान समझिएगा। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स मतलब जानते हैं ना? हाँ, स्नेल साइंटिस्ट का नाम है। वैसे स्नेल्स मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन है क्या ना? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और स्नेल्स चाचा जो है 60-21 60 मतलब लगभग लगभग कितना साल, 400 साल पहले बता दिया तुम लोग, बेटा आज नहीं पढ़ पा रहे। अभी कल पूछेंगे फिर यही वाला लॉ है ना जी। 400 साल पहले सोचो, बिना मोबाइल लैपटॉप हेन तेन कुछ कॉपी किताब कुछ नहीं था। अरे तो कॉपी किताब ऐसा नहीं ना था क्लासमेट का, और जो है पोकटेन का पेन ऐसा नहीं था, मिट्टिए में लिख के अपना दिमाग लगाया हो। और 400 साल पहले वो स्नेल्स लॉ एक लॉ दे दिया था, वही जाके सेकेंड लॉ बन गया इंफ्लेक्शन का बाद में। ठीक है, देखिए क्या कहता, बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर आपके पास गिवन पेयर ऑफ मीडियम, क्या है गिवन पेयर ऑफ मीडियम? पेयर ऑफ मीडियम मतलब देख, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब क्या? जोड़ा, है ना। तो यहां पर कहता है कि अगर आपके पास पेयर ऑफ मीडियम है ना, पेयर ऑफ मीडियम मतलब मान लीजिए एयर हो गया और ये क्या हो गया? ग्लास। बहुत ध्यान समझिएगा, ये एयर हो गया और दिस इज ग्लास। तो एक पेयर बना, एक पेयर में दो मीडियम हुआ ये। इसमें क्या बोलता है देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। तो बोल रहा है कि भैया जो आई है ना और जो आर है उसके साथ भी साइन लगा दीजिए और इसके साथ भी क्या लगा दीजिए? साइन। साइन आप लोग को साइन थीटा कोस थीटा पढ़ना है कब? ट्रिग्नोमेट्री में। कब पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बढ़िया से उसको पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, 10 में वही अलग भी है और सब तो 9 वाला लगभग लगता रहता है। तो बोल रहा है कि ये जो आई है उसके साथ लगा दीजिए साइन, ये जो आर है इसके साथ भी लगा दीजिए क्या? साइन। और इसका रेशियो का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ। अभी समझाता हूं, बताओ पूछो, पूछो क्या पूछो। देख, कहने का तात्पर्य क्या है? कवि क्या कहना चाहता है? कवि नहीं, यहाँ स्नेल्स क्या कहना चाहता है? देखिए, बोल रहा है कि जो एंगल है आई और एंगल है, अब यहाँ खुद देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा बात को मेरे, कि अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ऐसे ऐसे था थोड़ा और नीचे झुका देते हैं, तो ये वाला एंगल और बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब ही बदलेगा तो यो बदल जाएगा। बहुत ध्यान से मेरे बात को क्या करना, समझना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हाँ सही पकड़े। लेकिन देखिए यहाँ पर साइन 37 है और साइन 24, साइन क्या है? 24। ठीक है, 37 डिग्री ऊपर था और नीचे कितना बना? 24 डिग्री मान लीजिए बना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा ना, तो साइन 37 का वैल्यू अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा, लेकिन अभी बता देते हैं, वैसे 37 का नहीं है, है ना, कैसे 30 का हो जाता है।
देखिए इसका वैल्यू आता है 0.60, क्या आएगा 0.60, और इसका वैल्यू आएगा कितना 0.40, 0.40। देखिए ये आया, बहुत ध्यान से एक बात समझिए। तो ये वैल्यू आपको निकल कर आया, आया कि नहीं आया? जब इसको क्या कर दीजिएगा डिवाइड, तो आएगा 1.5, क्या आएगा 1.5। बात समझ में आ रहा? क्या आएगा 1.5। आप ध्यान समझिए, मान लीजिए ये आप बदल दिए, ये वाला एंगल 37 से कुछ और कर दिए, 50-60 कुछ और कर दिए, ये भी उसी के साथ बदलेगा, ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। फिर आप क्या करिएगा, जो आप एंगल बदले उसका वैल्यू फिर यहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए इंसिडेंस, और यहाँ पर रखिए रिफ्रैक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर वही कहानी करिए, वैल्यू रखिए, डिवाइड करिए, आएगा 1.5। मतलब अगर आपका मीडियम वही है, पेयर पानी और ग्लास था, तो पानी और ग्लास के पेयर पर आप एंगल को कितना भी ऊपर नीचे दाएं बाएं करिएगा और उसका साइन आई बाई साइन आर कर दीजिएगा, तो हमेशा आपका वैल्यू एकदम कांस्टेंट सेम ही आना, हमेशा 1.5 ही आएगा। कितना एंगल को घटाइए बढ़ाइए उससे कोई मतलब है नहीं। आप जो ले रहा है वही लेना पड़ेगा ना, लेना क्या चाहिए तो बात की बात। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ही बताइए। साइन देखिए बहुत सारा चीज लेके एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, है ना, उसमें परफेक्ट बैठ रहता है, उसी को लगा दिया गया। कोई भी लॉ देने से पहले बहुत हर चीज पे एक्सपेरिमेंट होता है ना, ऐसे थोड़े कि सपना में आया हुआ साइने लेना है जी, और सवेरे उठा पूरा दुनिया वाला वो दुनिया वाले टावर पे चढ़ गए, है ना जी, जो है कि हम वो खोजे हैं का लो, उसमें साइने लेना है, बॉस मत लेना, चलना ना ऐसा से। सैंतीस का वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब बताएं। ये बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तुम लोग को? है डाउट है इसमें? समझा रहा है? देखिए समझिए, तो यहाँ तक आपको कहानी में कोई समस्या नहीं था, ठीक है। ये हम लोग निकाले स्नेल्स लॉ में बोला गया कि भैया साइन आई बाई साइन आर करिएगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये आपको दे देगा क्या कांस्टेंट वैल्यू, एंगल कितना चेंज करिए ऊपर नीचे दाएं बाएं से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो वैल्यू आएगा हमेशा 1.5 ही आने वाला है, लेकिन हाँ शर्त यही है कि हमेशा हवा और ग्लास ही होना चाहिए, सेम टाइप का ग्लास। ग्लास भी बहुत तरह का होता है, ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे, ग्लास बहुत तरह का होता है। तो लेकिन आपका पेयर अगर सेम है तो वैल्यू आएगा कांस्टेंट। देखिए अब ये जो वैल्यू आता है ना, ये वैल्यू कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ध्यान समझिएगा। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम। और दैट कौन है? देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बहुत ध्यान से इस बात को मेरे समझने की कोशिश करें। ये जो 1.5 आया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कहलाया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का कहलाया। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा किसका? मीडियम 2 का। ये जो वैल्यू आपको निकल कर आया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाया किसका? मीडियम 2 का। बात समझ में आ रहा? अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आएगा किसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है किसका? साइन आई बाई साइन आर का, और उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं। देखिए ये पूरा बताइएगा तो कहलाएगा स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या है? स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका भैया? तो मीडियम 2 का होगा हमेशा। किसका होगा? मीडियम 2 का।
बात समझ में आ रहा है? किसका होगा? मीडियम 2 का। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये अब इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? यूनिट का। देखिए ये भी साइन आई है, ये साइन आर है, ये एंगल है ना, क्या है? एंगल है। तो एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो आपसे 1 नंबर में ये भी सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो नो यूनिट क्या हो जाएगा? नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये भी क्या है? नंबर। और नंबर से नंबर कट जाता है तो कुछ बचता है? नहीं बचता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे करते हैं? स्मॉल एन से। बहुत ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ एयर, ऊपर मथवा में क्या लिखा है? एयर। इसका पैरवा पास लिखा है ग्लास, तो समझ जाइएगा कि लाइट आया एयर से होकर कहाँ? ग्लास। लाइट कहाँ से कहाँ आया? एयर से ग्लास। ठीक है, और एयर से ग्लास में आया है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कहाँ? किसके रेस्पेक्ट में? तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, लेट सपोज 1.5, मान लेते हैं 1.5 आया। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाले हैं उसको यहाँ लिखना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाले हैं उसको यहाँ लिखना है, और वो कितना है? 1.5। बस समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे किससे? रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल स्मॉल एन। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए ये उल्टा हो जाता, ऐसे भी तो हो सकता है, ये वाला ऊपर वाला सिस्टम है उड़ा देता है, ये वाला देखता है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो उल्टा हो जाता। होता कि नहीं होता? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यहाँ कहाँ चढ़ जाता? ग्लास, यहाँ आ जाता यहाँ कुछ और होगा, उसको बताएंगे बाद में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है, बात समझ में आ रहा है? ये आपको कहानी था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा फिर लीजिए, क्या लीजिए? फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहना क्या चाहता है भाई साहब, ये लेके हम क्या कर लेंगे? अब हमको 1.5 मिल गया, इससे कुछ हमको समझ में आ रहा है? बहुत कुछ बता रहा है। देखिए मान लीजिए हम एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, 1.5 आया। कितना आया? 1.5। उसके बाद हम निकालते हैं एयर का आइस के रिस्पेक्ट में, तो 1.31 आएगा, 1.31 आएगा। ठीक है, फिर एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। अब देखिए ये क्या बता रहा है? जितना ज्यादा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उतना ज्यादा लाइट क्या करेगा? बेंड। उतना ज्यादा लाइट क्या करेगा? बेंड। सबसे ज्यादा है किसका? डायमंड का। किसका है? डायमंड का। यानी जब हवा से लाइट जाएगा डायमंड के अंदर तो सबसे ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील क्या दे रहा, समझ में आ रहा है? मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक रेशियो है। ठीक है, वो रेशियो आपको बताता है मोर द वैल्यू मोर द रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? देखिए यहाँ समझिएगा, ये पूरा क्लियर हुआ। कहानी शुरू हुआ लॉ से। पहला लॉ बच्चा शुरू हुआ था, दूसर का लॉ स्लेज चाचा दिए थे, उनमें बताए थे कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट। फिर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व किए तो पता चला कि वो वैल्यू मिलता है हमको, उस वैल्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं एन से, है ना। मान लीजिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर,
तो एयर को लिखेंगे यहाँ, क्लास को लिखेंगे यहाँ, और उसका जो वैल्यू होगा वो इसी तरह कैलकुलेट होगा साइन आई बाई साइन आर से, और आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फील ये देता है जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ज्यादा बेंडिंग होगा लाइट। बात समझ में आया? क्लियर होगा? चलिए तब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इस पे करेंगे ताकि और समझ में आ जाए, है ना। देखिए समझिए, सवाल आपसे पूछता है कि भैया आपको दिया गया एक मीडियम एक्स और दूसरा मीडियम है एयर, एयर से लाइट घुस के आता है एक्स में, एक्स अभी पता नहीं है कहा, तो आई का वैल्यू है 72, आर का वैल्यू है 40, ठीक है। आपसे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, अब जाहिर सी बात है जिसमें लाइट घुसा उसी का पूछा है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है विद रेस्पेक्ट टू ईयर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन आई, या ऐसे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, यही होता है। लिख दिया भैया। अब साइन के साथ लगा दीजिए आई, तो आई कितना है 72, इसके साथ लगा दीजिए 40। अब आपको बता दिया है कि साइन 72 का वैल्यू क्या है 0.951 और इसका वैल्यू क्या है 0.642। इट्स ओके, ये समझ में आया? इसका डेसिमल इसके डेसिमल से उड़ाइए, क्योंकि 3 डिजिट बाद यहाँ पे 3 डिजिट बाद वहां पे। अब इससे करिए 951 को का जब डिवाइड करिएगा तो ऐसे भी करिए 642 951, कितना बार में, ठीक है। 11 में 2 गया 9, 0 यहाँ पर 3 बचे, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, क्या बढ़ जाएगा 0। अब कितना बार में है ना, 4 बार में दीजिएगा, फिर 8 बार में, ठीक है। तो आएगा 1.4। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर आप ये कर दिए 1.48 आ गया। अब देखिए यहाँ लिखिएगा n, ऊपर में क्या लिखना है एयर के ग्लास, यहाँ पर क्या लिखना है, और यहाँ x, यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि मीडियम 2 क्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया x, क्या हो बोलो, ये समझ आ रहा है। एयर का x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.4। अब बात पूरा समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी कहाँ है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो बाकी के क्लास में हम लोग आगे और इसको बढ़ाएंगे, तब तक आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, है ना, और IIT वाईटी निकालिए, ठीक है। तो निकल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट